Hello friends, this is Aarti. Welcome to my channel Learn and Grow with Aarti मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप अब तो आप और ज़्यादा फिट एंड फाइन होंगे, क्योंकि फाइनली जो मैंने बोला था वो बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। आपका एग्ज़ाम 11-12 को नहीं है, ठीक है? 11-12 को आपका एग्ज़ाम नहीं है, ये बात पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। और जैसा मैंने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है, नोटिस भी आ चुका है। बट अब जो बात है बिल्कुल वही बताऊँगी, ठीक है? तो जो आपकी एग्ज़ाम डेट आई है अभी फ़िलहाल 8 और 9, वो भी आपकी संभावित है, कन्फर्म डेट नहीं है, ठीक है? लेकिन हमें इसी को कन्फर्म मान के अपनी तैयारी करनी है। हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि जो एस्टेट है वो लाइफ़ टाइम हो गया है। तो एक ही बार में हमें इसे क्रैक करना है, तो हम इसी को फाइनल मानकर चलेंगे। बट अगेन ये फाइनल अभी नहीं है, क्लियर? अब इस पे क्या रहेगा, जैसे ही मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल हम इस 8 और 9 को ही टारगेट करेंगे और यहाँ तक अपने सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे, और बहुत अच्छी तरह से, ठीक है? तो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, आप प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है, यदि कंटेंट आपका स्ट्रॉन्ग है, टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप क्वेश्चन कहीं से भी लगाएँगे तो वो आपके सही ही होंगे, ठीक है ना? वहाँ आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो इसीलिए मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, और मैं क्या-क्या कर रही हूँ ये मैं आपको बता देती हूँ। सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश और रीज़निंग में मैं कोशिश करूँगी 1-2 टॉपिक जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हमेशा आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं, उन्हीं टॉपिक की वीडियो मैं बनाने की बहुत कोशिश करूँगी। और ये जो वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से होंगी, ठीक है? तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। भरोसा अब आपको हो ही गया होगा, क्योंकि नोटिस जो है वायरल हो रहा है। मैंने 4 दिन पहले वीडियो बनाई थी, तो ये बात मैं बार-बार नहीं कहना चाहती, पर बार-बार पता नहीं मेरे मुँह पे आ जाती है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के तो कमेंट मुझे बहुत, बहुत बुरे लगे थे, सच में, बहुत बुरे लगे थे। मतलब वो एक टीचर बनने जा रहे हैं और उन्हें खुद ये नहीं पता कि एक टीचर से कैसे बात करते हैं। उन्हें खुद ही ये नहीं पता। जो मन में आया वो लिखते चले गए। इसमें उन्होंने खुद की इंसल्ट करवाई है, क्योंकि अब तो फाइनल हो गया। अब तो फाइनल हो गया कि 11-12 का आपका एग्ज़ाम नहीं है, क्लियर? और माय डियर फ्रेंड्स, जो मेरी सच में पर्सनली जिन्हें मैं अपनी फ्रेंड्स कह सकती हूँ, जो बहुत जूझती हैं उस पीरियड से कि काश हमें थोड़ा-सा और टाइम मिल जाए। क्योंकि घर भी होता है, बच्चे भी होते हैं, और कुछ-कुछ तो ऐसी होंगी मेरी तरह जो जॉब भी करती हैं। है ना? तो उन्हें टाइम बिल्कुल चाहिए, और अब फ्रेंड्स आपको टाइम मिल गया है, तो प्लीज़ अब टाइम वेस्ट ना करें, अब अच्छे से अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दें। कंटेंट आप मेरे साथ देख सकते हैं, क्योंकि कंटेंट की वीडियो आपको देखने को बहुत कम मिलेंगी। सब क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, क्योंकि सबका बैच चल रहा है, और सबका बैच चल रहा है, तो वो अपने बैच में कंटेंट करवाते हैं और यूट्यूब पर वो प्रैक्टिस करवाते हैं। तो प्रैक्टिस आप कहीं से भी कर लीजिए, कंटेंट आप यहाँ से कर लीजिए, और फॉर श्योर बहुत अच्छी तरह से मैं आपको करवाऊँगी। तो यहाँ पर भी आप भरोसा करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक भी करें। थैंक यू वेरी मच। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं वर्ब, ठीक है? जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, है ना? तो आपने बचपन से ही पढ़ी होंगी क्रिया किसे कहते हैं, जहाँ काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो डेफिनेशंस कभी बदलती नहीं है, डेफिनेशंस वर्ब की आज भी वही है, ठीक है? हम सीधा आगे बात करते हैं, ये बेसिक बातें आपको पता होंगी। तो अब देखिए वर्ब के टाइप देखेंगे आप, वर्ब को किस-किस तरह से जाना जाता है। जो वर्ब होती है उसे आप प्रिंसिपल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब। अब जो ऑर्डिनरी वर्ब होती है वो भी आपकी 2 तरह से होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है? अब इसमें आपका अगेन आपके 2 पार्ट थे। तो प्रिंसिपल वर्ब के साथ साइड में क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे आप हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। अब उन्हें किस-किस नाम से जाना जाता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी, ठीक है? जिसमें आपका आ जाती हैं इज़, एम, आर, वाज़, वर, बीइंग, ठीक है? डू, डिड, डज़, डिड, और हैज़, हैव, हैड, हैविंग। ये क्या है? आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं, क्लियर? अब मार्जिनल क्या होती है? मार्जिनल वो होती हैं जिसमें आपके दोनों आ जाती हैं। जिसमें आपकी, जो अगर हम बात करें, मॉडल भी आ जाती हैं, ठीक है?
और आपकी अगर हम बात करें नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब भी जिसमें आपकी आ जाती है, मतलब जो शब्द दोनों तरह से यूज होता है। अगर हम बात करें डेयर, नीड, यूज टू, ये आपका दोनों तरह से यूज होता है। ये आपका मेन वर्ब में भी यूज होता है और ये आपका मॉडल वर्ब में यूज होता है। तो जब जो शब्द जो वर्ब दोनों तरह से यूज होती है उन्हें ही हम मार्जिनल वर्ब कहते हैं। और मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो है आपने पहले से पढ़ी भी होंगी, जिन्हें आप मॉडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और वो मॉडल नहीं होता है, मॉडल, ड बोलेंगे उसके लिए, मॉडल। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हम इसमें कवर करेंगे, जो कि आपका विल, शैल, कैन, मे, माइट, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। आप इसको ध्यान से देख लें, क्लियर। और मैं आपको इन शॉर्ट इसलिए कर रही हूँ ताकि वीडियो छोटी बने। छोटी वीडियो होगी तो आपका टॉपिक जल्दी कवर होगा। अब क्योंकि मैंने खुद स्टूडेंट्स को देखा है लेंथी वीडियो देखकर, और हालांकि लेंथी वीडियो होगी तो उसमें आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया होगा, बट आई डोंट नो मेंटेलिटी क्या होती है। लेकिन डोंट वरी, कम टाइम में भी हम इस तरह से पढ़ेंगे कि आपका टाइम भी कम कंज्यूम हो और आप चीज़ को समझ भी पाए। तो ये आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये आपकी मार्जिनल वर्ब है, और ये जो है आपकी प्रिंसिपल लेक्सिकल वर्ब, और ये ऑर्डिनरी वर्ब, ठीक है, जिसमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव बहुत अच्छे से मैंने मेरे चैनल पे करवाया हुआ है, और इससे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो एक चीज़ को बार बार रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप चैनल पे जाएं, आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में वीडियो मिल जाएगी, बिल्कुल एंड में जाना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि मैंने ये बहुत स्टार्टिंग में बनाई थी वीडियो। तो दोनों ही बहुत अच्छे से, और इसी का हिंदी वर्जन भी मैंने करवाया था, अकर्मक सकर्मक क्रिया, आप उन्हें भी चेक करें। तो कुल मिलाकर एस्टेट को लेकर मेरे चैनल पे आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलेगा और बहुत हेल्पफुल भी होगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं और एक एक करके हम इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, और अगेन देखिए, सभी जो हैं, जितने भी टीचर्स हैं, सभी किसी ना किसी बुक का तो सहारा लेते ही हैं। वो उस बुक को अपनी पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं, बस इतनी सी बात है। मेरे पास टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है, इसलिए मैं बुक को एज इट इज़ ले रही हूँ, दैट्स इट, और कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो चलिए प्रिंसिपल वर्ब की बात करते हैं। प्रिंसिपल वर्ब आपकी वो होती हैं, कौन सी होती हैं, जो जो सब्जेक्ट के साथ मिलकर अपना जो है और वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करती हैं। मतलब जो वर्ब होती हैं वो पूरी तरह से वाक्य का अर्थ स्पष्ट कर देती हैं, वो आपकी प्रिंसिपल होती हैं। जैसे कि ही रीड्स, वह पढ़ता है, बिल्कुल क्लियर हो गया, है ना। ही राइट्स एन एप्लीकेशन, वह एक एप्लीकेशन लिखता है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो इस तरह ये क्या होती है, आपकी प्रिंसिपल वर्ब होती है, जिन्हें हम मेन वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। अब इसी में हमने अभी ऊपर पढ़ा था, ये दो तरह से होती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इसका कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी क्लियर कर लेंगे, वहाँ पे मैंने और इजीली बताया आपको, ठीक है। यहाँ भी आप समझ सकते हैं, बट वहाँ और डिटेल में है। चलिए कोई नहीं, देखिए इसको हम सिर्फ एक तुरंत इसको हम सीख लेते हैं। जहाँ ऑब्जेक्ट की नीड होती है, जहाँ ऑब्जेक्ट की नीड होती है वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और जहाँ ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है वो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। ही प्लेज, ठीक है, ही प्लेज, वह खेलता है, क्या, व्हाट, क्रिकेट। तो क्रिकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट की नीड है, तो ऑब्जेक्ट की नीड है, तो ये क्या है, आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, क्लियर। और हम इसको इस तरफ से भी, अगर आप पूरा क्लियर पढ़कर अगर इसे समझना चाहें तो भी, कि ये क्या कह रहा है कि जब वाक्य में मुख्य क्रिया का फल कर्ता से आरंभ होकर किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ समाप्त हो जाता है, और तब उस मुख्य क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जिस नाउन या प्रोनाउन पर मुख्य क्रिया का फल पड़ता है। मतलब कुल मिलाकर जब फर्क जो है आपके ऑब्जेक्ट पर पड़ता है तो उसे आप क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और जब जो क्रिया का जो फल है वो वहीं पर खत्म हो जाता है, ठीक है, कर्ता से प्रारंभ होकर और कर्ता पर ही खत्म हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं इंट्रांजिटिव। जैसे कि आप देखेंगे, आई लाफ, ही क्लीन्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, और जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता वो आपकी इंट्रांजिटिव होती है, जहाँ होता है वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए इन्हें भी हम देखते हैं। तो
जो वर्ब वाक्य में वाक्य के सब्जेक्ट या और प्रिंसिपल वर्ब अथवा सब्जेक्ट और किसी नाउन या एडजेक्टिव के साथ मिलकर अपना अथवा वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, दे आर वर्किंग टुगेदर, ही इज रिच, आई एम पुअर। तो आप देखेंगे अब ऑक्सिलरी वर्ब भी हमने कई तरह से पढ़ी थी, जैसे प्राइमरी कौन सी होती है? देखिए टू बी से आप क्या समझते हैं? बी में आपका आता है कौन सा? ये सभी आ जाते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, ये सारे किस में आ जाते हैं? आपके बीन, बीइंग, ये सारे आपकी बी की फॉर्म होती हैं। ठीक है ना। और अगर हम बात करें यहाँ पे हैव की, तो हैव के साथ क्या आ जाता है? आपका हैज आ जाता है ना, हैड आ जाता है, हैविंग आ जाता है। तो ये आपकी क्या होती है? ये आपकी हैव की फॉर्म होती हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करें टू डू, तो यहाँ पे डू से आपकी डिड होती है, ठीक है, और आपकी डज होती है। अब ये डज कहाँ यूज होता है, डिड कहाँ यूज होता है? आई होप ये बेसिक बातें तो आपको पता होंगी, फिर भी अगर नहीं पता है तो बिल्कुल इन शॉर्ट हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए आप सभी को पता होगा जो वर्ब होती हैं वो 5 टाइप से होती हैं, V1, V2, V3, V4, V5। और मैं बार बार, आप हो सकता है आप में से किसी को ना भी पता हो, लेकिन मैं बार बार ये बात इसलिए रिपीट करती हूँ क्योंकि कुछ लोग हर्ट कर जाते हैं कि क्या हमें इतना भी नहीं पता होगा। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सच में नहीं पता होता, तो कोई बात नहीं, वो सीख लेंगे। तो V1, V2, V3, V4, V5। ठीक है, अब हम इस डू को ही ले लेते हैं। तो जो डू होता है वो आपका V1 होता है, और ध्यान रखिएगा V1 हमेशा प्लूरल होता है, प्लूरल होता है V1। क्लियर? V2 आपका यहाँ पे डिड है, और V3 आपका डन है। V4 आपकी ING फॉर्म होती है जिसे आप डूइंग कह सकते हैं। अब V5 होता है जिसे आप सिंगुलर वर्ब कहते हैं, जो कि डज होती है। मतलब वर्ब में एस या ES लगता है वर्ब के अकॉर्डिंग, वो आपका क्या बन जाता है? V5 बन जाता है, जो कि सिंगुलर बन जाता है। ठीक है ना। तो ये V1 होती है, ये प्लूरल होती है, और V5 आपकी सिंगुलर होती है। V1 आपकी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगती है, और V5 आपकी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगती है। क्लियर? अगर कोई क्वेश्चन आएगा इस टाइप का तो ये चीज़ मैं आपको वहाँ पे पूरी तरह से क्लियर कर दूंगी। चलें आगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कुछ स्टूडेंट्स के लिए नहीं रही होगी, और जो पहले से पढ़ते हैं तो उन्हें पता होगा। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपकी मार्जिनल वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि डेयर, नीड, यूज टू। इसको जब हम आगे सेंटेंस में देखेंगे तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। आगे चलते हैं। मॉडल वर्ब मैंने अभी आपको बताया, कैन, कुड, मे, माइट, है ना, शेल, शुड, कैन, कुड, मस्ट, ought टू, ये सब क्या है आपकी? ये सब आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। क्लियर? चलिए एक एक करके अब हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और देखिए आज मैं आपके लिए क्वेश्चंस भी लेकर आई हूँ। ठीक है, ताकि यहीं पे आपका क्वेश्चन में कोई भी डाउट बने तो वो भी आपका यहीं पे क्लियर हो जाए। उसके बाद आप भर भर के प्रैक्टिस करें, नो वरी। तो सबसे पहले है टू बी। तो बी का मैंने अभी बताया था आपको, इसकी कौन कौन सी फॉर्म होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग आदि इसके क्या है? उदाहरण है। वाक्य में इनका प्रयोग देखें। आई शैल बी ईटिंग, ठीक है, ही इज गोइंग, ही वॉज प्लेइंग, ही हैज बीन माई फ्रेंड, ही इज बीइंग बीटन बाय द टीचर। ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंस में यूज हुए हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपका टू हैव का भी मैंने अभी बताया था, हैज, हैव, हैड और हैविंग, ये इसके उदाहरण हैं। देखिए, ही हैज डन हिज वर्क, ही दे हैड वर्कड विद मी, आई एम हैविंग माई सन ऑन ड्यूटी। चलिए अब यहाँ पे एक बात और बता दूं मैं आपको कि हैज, हैव के साथ, हैज, हैव, हैड, इनके साथ हमेशा क्या लगती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे डन लगा है, यहाँ पे वर्कड लगा है। ठीक है, तो ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यस, अब नेक्स्ट है आपका टू डू। अब डू भी बताया था, डू, डज, डिड। अब यहाँ आप पहचान ले एक बार, ये आपका V1 है, ये आपका V5 है, और ये आपका V2 है। क्लियर? तो
देखिए आई डू नॉट वर्क विद यू, क्लियर। और नेक्स्ट आपका आई डिड हिज जॉब एट द अर्लीस्ट। अब देखिए एक बात और समझनी होगी आपको यहाँ पे, मैं ये बातें क्यों बता रही हूँ आपको, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना तो आप में ये कॉन्सेप्ट आपको वहां पे हेल्प करेंगे। जैसे यहाँ पे डू आया है, डू यानी कि V1 आया है ना, तो V1 के साथ तो आपका V1 ही लगता है, बट अगर V5 हो ना, V5 हो तो आगे अगर वहां पे वर्ब यूज हो रही है तो वहां पे भी वो V1 ही यूज होगी। आगे अगर आपकी V2 यूज हो रही है तो आगे अगर सेंटेंस में और कोई अदर वर्ब है तो वो वहां पे V1 ही यूज होगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो आपकी V2, V3, V4, V5 ये यूज हो रही हैं तो ये पहले यूज हो चुकी हैं, तो बाद में अगर कोई वर्ब यूज होती है तो वो इनमें से नहीं हो सकती, वो V1 ही यूज होगी। क्लियर। ऐसा कोई एग्जाम्पल आएगा, यहाँ था नहीं, मुझे लगा है बट यहाँ था नहीं, आगे कोई एग्जाम्पल आएगा तो मैं ज़रूर आपको ये बात क्लियर करूंगी। ठीक है, देखिए आगे एग्जाम्पल, मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वो होती हैं जो मैंने अभी आपको बताया, जो मेन वर्ब भी होती है और मॉडल वर्ब भी होती है, दोनों ही रूप में इनका प्रयोग किया जा सकता है, किया जाता है। ठीक है, वो आपकी मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। ठीक है, देखिए शी डज नॉट डेयर टू गो, यहाँ पे जो आपका डेयर टू है ये आपका क्या है, मेन वर्ब में यूज हुआ है। ही नीड्स माई हेल्प, तो यहाँ पे भी जो नीड्स है वो आपका मेन वर्ब में यूज हुआ है। शी नीड नॉट गो देयर, अब देखिए नीड नॉट, नीड जो है यहाँ पे आपका मॉडल वर्ब है, मेन वर्ब आपका गो है। क्लियर। अब नेक्स्ट में भी शी डेयर नॉट वेयर अ साड़ी, अब यहाँ पे जो डेयर है वो आपका मॉडल वर्ब है और जो वेयर है वो आपका क्या है, मेन वर्ब है। क्लियर। अब जो बात मैं आपको ऊपर समझा रही थी वो देखिए कि यहाँ पे जो डज है ये आपका V1 है, सॉरी V5 है, ये आपका V5 है। तो नेक्स्ट जो आपकी वर्ब यूज हुई है आपकी गो, वो क्या है, वो मेन वर्ब है। ठीक है ना, आई होप जो मैंने समझाया था वो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब जो आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, देखिए आई होप विजिबल होगा ना, यस। और किसी भी तरह का इशू रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि आपको वीडियो क्लियर दिखाई देती है या नहीं देती है, वॉइस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरह की बात होती है तो प्लीज़ मुझे बताया करें, चाहे कैसी भी हो। ठीक है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। अब उस वीडियो पर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट थे, उसके बाद भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से। तो जैसा भी हो आप अपना रिव्यू ज़रूर दें। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं अपनी मॉडल वर्ब की। अब इसमें क्या है, देखिए ये हमने डिस्कस कर लिया था, अब सीधा हम नीचे आते हैं। जो मॉडल वर्ब होती हैं उनके V1, V2, V3, V4, V5 फॉर्म्स नहीं होते। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई। जो कैन है उसका V2, V3, V4, V1 ये नहीं होता उनका। क्लियर। अतः इसका फॉर्म सभी सब्जेक्ट के साथ अपरिवर्तित रहता है, मतलब ये आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज करें, चाहे सिंगुलर के साथ चाहे प्लूरल के साथ, और किसी भी तरह से भी आप इसको यूज करेंगे तो इसका फॉर्म चेंज नहीं होगा। ठीक है। और ये जो मॉडल वर्ब्स होती हैं ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही इनका यूज होता है। ठीक है, ही कैन बीट यू, ठीक है, वह तुम्हें पीट सकता है। ठीक। शी मस्ट हेल्प द पुअर, मतलब उसे गरीब की हेल्प जरूर करनी चाहिए। शी विल राइट, वह लिखेगी। तो ये क्या होती हैं मॉडल वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह ही ये काम करती हैं। ठीक है ना। आगे चलिए, आगे हम बात करते हैं इसके और भी भेद होते हैं, जैसे फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। कई बार इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसे भी आप एक बार समझ लें। हाँ, देखिए या इसे ही जूम आउट कर लें। देखिए जो फाइनाइट वर्ब होती हैं वो क्या होती हैं, फाइनाइट वर्ब वो होती हैं जो वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार परिवर्तित होती हैं। ठीक है, मतलब सिंगुलर है प्लूरल है, ठीक है, तो क्या है उसके अकॉर्डिंग जो चेंज होती है वो आपकी होती हैं फाइनाइट वर्ब। जैसे कि आप देखेंगे आई एम,
आई के साथ यहाँ पे एम लगा है तो ये फाइनाइट वर्ब है। ही के साथ यहाँ पे हैज़ लगा है, ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है। क्लियर? मतलब ये जो एम है इसके साथ क्यों नहीं लगा और ये हैज़ इसके साथ क्यों नहीं लगा? तो कुल मिलाकर बात ये है कि जो वर्ब आपकी नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग आती है वो आपकी क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है, और जो चेंज नहीं होती वो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। जैसे वॉकिंग, अब वॉकिंग जो है वो तो चेंज नहीं होगी, है ना। ही इज वॉकिंग, आई एम वॉकिंग, शी इज वॉकिंग, दे आर वॉकिंग, दे वर वॉकिंग, तो उसमें क्या है, वो तो चेंज नहीं होगी। क्लियर? तो ये क्या, जो चेंज नहीं होती वो क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। जैसे प्लेड क्रिकेट, तो ये इसके साथ भी यही रहेगा, अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो उसके साथ भी वही रहेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, और यहाँ पे ये यही बात कर रहा है तो हम इसे रिपीट नहीं करेंगे। हाँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप स्पीड कम करके इसको पढ़ भी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ हमें तो रीड करना है तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इम्पर्सनल वर्ब, अब इम्पर्सनल वर्ब क्या होती हैं? इम्पर्सनल वर्ब वो होती हैं जो बेसिकली जो नेचर के उसके लिए यूज होती हैं, जैसे कि प्राकृतिक घटनाओं के लिए जो यूज होती हैं वो आपकी इम्पर्सनल वर्ब होती हैं। जैसे इट इज रेनिंग, थंडरिंग, शाइनिंग, तो ये वर्ब कौन सी हैं? ये आपके नेचर से संबंधित है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इम्पर्सनल कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आपका टॉपिक तो कंप्लीट हो चुका है, अब रूल्स भी पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि रूल्स से ही तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित वर्ब हमेशा इंट्रांजिटिव होती हैं। ठीक है, मतलब जिन्हें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। गो, कम, स्लीप, डाई, ही, लाई, फॉल, ठीक है, वर्ब टू बी, ये सब क्या हैं? तो ये सब आपकी वो हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। इन वर्ब्स का असर सब्जेक्ट का ही तक ही सीमित रहता है और इसका असर ऑब्जेक्ट पर नहीं पड़ता है, अतः इनका प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब की तरह नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, तो जिनका असर जो है सब्जेक्ट पर ही पड़ता है वो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, और जिनका ऑब्जेक्ट पर पड़ता है वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। जैसे कि अभी देखिए, अब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट रहता है तो ऑब्जेक्ट से पहले किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे ही ही टीचर्स अस इंग्लिश, तो ये गलत है। अब देखिए यहाँ पे टीचर्स, यहाँ पे ये क्या है, एरर है। टीचर्स की जगह पे हम यहाँ पे टीच लिखेंगे। ठीक है ना, टीच, TEACHES। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये ब्रश ऐसी है, मैं क्या करूँ, ठीक है, और बिल्कुल बारीक पॉइंट मैंने इसका लिया है, उसके बाद भी आई होप आपको ये समझ में आई होगी। मैं बोल के बताती हूँ, TEACHES, तो टीच, ही टीच अस इंग्लिश। ठीक है, मतलब बीच में कोई भी आपके प्रेपोजिशन नहीं आती, जैसे कि इसमें नेक्स्ट में आ गई ही टीच टू अस इंग्लिश, तो टू नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तो इसीलिए ये गलत है, और उसमें नहीं है इसलिए वो ठीक है, बीच में प्रेपोजिशन नहीं आती। क्लियर? आगे देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद यदि दो ऑब्जेक्ट हो तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है यूज होता है। दो ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिलते हैं ना, जैसे क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब पहले इनडायरेक्ट और बाद में डायरेक्ट। अब देखिए, ही टीच अस मैथमेटिक्स, ठीक है, अभी हमने बात की। क्लियर? ऐसे यूज होगा। अब ये वर्ब्स देखिए, तो ये सारी वर्ब्स वो हैं जो आपकी दो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो सकती हैं। ठीक है, मतलब जो दो ऑब्जेक्ट ले सकती हैं। अब यहाँ पे देखिए, ही टीच अस मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे मैथमेटिक भी ऑब्जेक्ट है, और आपका अगर हम बात करें अस भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट हैं, तो ये जो वर्ब है टीच आपकी दो ऑब्जेक्ट ले सकती हैं, और ये वर्ब जो है आपकी इसी तरह की हैं। आप इन्हें रीड कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। परंतु अगर ऑब्जेक्ट के सीक्वेंस को बदल दिया जाए तो फिर इनका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें प्रेपोजिशन लगेगी। देखिए, ही टीच मैथमेटिक्स टू अस,
मतलब पहले मैथमेटिक्स लास्ट में था और अस पहले था, अब इसको क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, ऐसे में क्या आ जाएगा, बीच में प्रेपोजिशन लगेगी। क्लियर? अब देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित वर्ब के साथ सामान्यतः रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, ये जो वर्ब होती है ना, अवेल, एब्सेंट, एक्विट, रिजाइन, अप्लाई, एक्सर्ट, इवेंट्स, ये सारी वर्ब्स, इनके साथ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा होता है, जिसमें सेल्फ लगा होता है। ठीक है, माई सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, तो ये सब क्या है, ये हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, ये सब क्या होती हैं आपकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ये। ठीक है, तो इन वर्ब के साथ जो है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा। जैसे यहाँ पे एक्विट था, तो देखिए अभी हमने पढ़ा एक्विट, अब यहाँ पे ही एक्विटेड फ्रॉम द होल प्रोसेस। तो देखिए अब यहाँ पे आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना था, जो कि यहाँ नहीं आया, इसलिए ये गलत है। अब ही एक्विटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द होल प्रोसेस, अब यहाँ पे आया है, इसलिए ये ठीक है। और इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है, आप इसे देख लेना। नेक्स्ट है, सिक्स्थ रूल है आपका वर्ब टू बी, मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, एटसेट्रा, ये क्या है, इनके बाद आपका आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शी इज रीडिंग अ नॉवल, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तो आपने क्या देखा कि जो बी फॉर्म होती है उसके बाद वी फॉर यूज होता है। ठीक है, हर जगह देखेंगे आप, यहाँ पे भी देखिए, इसके बाद आपका वी फॉर यूज हुआ है। क्लियर? तो आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलिए। परंतु पैसिव स्ट्रक्चर जो होता है उसमें बदल जाता है, जो बी के साथ जो है V3, मतलब V3 लगता है, ईडी या ईएन का प्रयोग किया जाता है। अब ये तो पैसिव है, पैसिव बनेगा तो वहां पे तो आपका V3 आता ही है। पैसिव का तो पहचान ही है कि पैसिव आप जब बनाते हैं टेंस में, तो वहां पे क्या होता है, V3 तो यूज होता है पैसिव में, तो वहां तो आपका ये रूल अप्लाई नहीं होता कि भाई इसके साथ आप वी फोर ही यूज करेंगे। वहां पे तो आप V3 यूज करेंगे, क्योंकि पैसिव का रूल यही कहता है। नेक्स्ट है, जब वर्ब टू डू के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। हाँ, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है ना, कि इनके साथ जो है आपका V1 का यूज किया जाता है, मैंने अभी आपको बताया था, बिल्कुल बताया था मैंने आपको। ठीक है, ही डज नॉट लाइक टू, अब देखिए ही डज नॉट लाइक्स टू वर्क, अब मैंने आपको बताया था पहले V5 आ गया है, जैसे कि यहाँ पे आ गया डज में, सॉरी यहाँ डज में आ गया ना V5, तो यहाँ पे V5 आ गया है, तो आगे जो आएगा वो आपका V1 आएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, लाइक्स यानी कि V5 बना दिया, तो इसीलिए ये सेंटेंस गलत हो गया। नेक्स्ट है, ही डज नॉट लाइक टू वर्क, अब यहाँ पे ये V1 है इसलिए ये सही है। और नेक्स्ट में भी इसी तरह से होगा, दे डिड नॉट रोट अ लेटर, अब जब यहाँ पे डिड आ चुका है, V2 यूज हो चुका है, तो दोबारा से V2 थोड़ी यूज होगा, तो ये गलत है। यहाँ पे आपका V1 यूज होना था, जो कि नेक्स्ट में उन्होंने कर दिया, इसलिए नेक्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस आ गए, एक पेज बीच में रह गया, बिल्कुल रह गया। गिव अ मिनट प्लीज। देखिए आ गया, तो नेक्स्ट रूल है आपका रूल 8th, वर्ब टू हैव, यानी कि जो आपका हैज हैव हैड था उसके साथ V3 का प्रयोग किया जाता है, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे हैज के साथ कमिट यानी कि V1 लगा दिया, इसलिए ये गलत हो गया। अब ही हैज कमिटेड, ये V3 आपका, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें आपको एग्जाम में ध्यान रखनी होती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बेसिक भी पूछे जाते हैं। ठीक है, और वो भी गलत हो जाते हैं, तो कितने फ्री वाले नंबर जो है हम गवा देते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका मॉडल वर्ब शैल शुड, इनके साथ बिल्कुल, हाँ ये मैंने आपको पहले नहीं बताया, बट हाँ बिल्कुल
जो मॉडल वर्ब होती हैं उनके साथ भी हमेशा V1 यूज होता है। कितनी बार आप एस्टेट के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि इनके साथ जो है वो कोई भी वर्ब लगा देते हैं और एरर वहीं पे होता है और आपसे एरर पूछते हैं, तो इनके साथ हमेशा V1 ही यूज होता है। यहाँ देखिए V3 यूज कर दिया इसीलिए गलत हो गया, तो V1 इनके साथ यूज होता है। नेक्स्ट है कि दो मॉडल वर्ब का प्रयोग एक साथ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है। मतलब मस्ट, शुड आप एक साथ यूज नहीं कर सकते। या तो मस्ट यूज कीजिए या फिर आप शुड यूज कीजिए, ठीक है, वो ठीक होगा। यानी कि या तो शी मस्ट हेल्प हिम आप ये बोलें, या फिर शी शुड हेल्प हिम आप ये बोले, ये ठीक होगा। दोनों दो मॉडल वर्ब आप एक साथ यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। परंतु जब दो मॉडल वर्ब के बीच कंजंक्शन का प्रयोग किया जाए तो कर सकते हैं। जैसे ही शुड एंड मस्ट हेल्प हिम, मतलब बीच में एंड लगा दिया, कंजंक्शन लगा दिया, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, जब वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब, वेट, यस, जब वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी और मॉडल वर्ब का प्रयोग कंजंक्शन के साथ जोड़कर किया गया हो तो मेन वर्ब का प्रयोग दो बार किया जाता है। जैसे देखिए किस तरह से, दे हैव एंड विल सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पे दे हैव सॉल्व्ड एंड विल सॉल्व द क्वेश्चन, समझे आप, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब और आपकी मॉडल वर्ब, हैव है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब और विल है आपकी मॉडल वर्ब, ठीक है। तो अब ये जो है आपका दो बार यूज होगा। जो मेन वर्ब है, सॉल्व आपकी मेन वर्ब थी, तो वो आपकी दो बार यूज होगी, ठीक है ना। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि आप नेक्स्ट में भी देख सकते हैं, ही इज डूइंग एंड विल डू दिस वर्क इन दिस ऑफिस, ठीक है। तो इस तरह से जो है दो बार यूज होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है एग्जाम में, बट फिर भी मैं अब आपको पढ़ा ही रही हूँ तो सारे रूल्स मैं आपको पढ़ाऊंगी। और देखिए नीचे क्वेश्चंस भी हैं आपके लिए, तो बने रहना वीडियो में एंड तक। वर्ब को लेकर कोई डाउट बीच में मन में नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, मॉडल वर्ब के रूप में यूज का प्रयोग अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ किया जाता है। अब देखिए, जो मॉडल वर्ब है ना, उसमें यूज टू का प्रयोग अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में एक साथ प्रयोग किया जाता है। अब अगर हम बात करें, एक तो इस प्रोनाउंसिएशन को देखिए, आप इसे इंट्रोगेटिव कहते हैं, ना कि इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ही यूज टू वॉक, ही यूज नॉट टू वॉक, ही यूज्ड ही नॉट टू वॉक, ठीक है। तो तीनों सेंटेंस में ये इस तरह से जो यूज टू का प्रयोग होता है मॉडल वर्ब का, इस तरह से होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये कुछ नोट है, पढ़ लेते हैं इसे भी। यूज एक मेन वर्ब भी है जिसका अर्थ है उपयोग करना। यूज, यूज्ड, यूज्ड, यूजिंग, यूजेस, इसके V5 तक होते हैं, ठीक है। यूज टू का प्रयोग पास्ट सिचुएशन, बिल्कुल हाँ, ये बात तो इन्होंने बिल्कुल सही बताई है और ये आपसे प्रीवियस ईयर पूछी भी गई थी। जो यूज टू होती है आपकी मॉडल वर्ब, वो जो है पास्ट सिचुएशन, भूतकाल की अवस्था और पास्ट हैबिट बतलाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और शायद क्वेश्चन भी आपको इससे रिलेटेड मिल सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है और आया है एग्जाम में, ठीक है ना। चलिए, अब तो थोड़ा सा ही रहता है, तो बने रहना। ही यूज टू प्ले क्रिकेट, हाँ ये वही है, एग्जाम्पल दे रखी है, ये भूतकाल की आदत है, ये अवस्था है और ये भी आदत है, ठीक है। चलिए, इसे आप रीड कर लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं, यूज्ड का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है जिसका अर्थ होता है अभ्यस्त, ठीक है। एडजेक्टिव के रूप में इसका स्ट्रक्चर ये होता है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप देख लेना क्योंकि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ ले कुछ नहीं पता। नीड और डेयर का प्रयोग मॉडल वर्ब और लेक्सिकल वर्ब दोनों के रूप में किया जाता है। ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो अगेन इस पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो हमने मार्जिनल वर्ब पढ़ी थी ना, नीड और डेयर, उसमें था, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया था, इस पर हम दोबारा से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं इस पे, और वैसे तो हम ये भी पढ़ चुके हैं, V1, V2, V3, V4 ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं अब क्वेश्चंस। तो रेडी हो जाइए आंसर देने के लिए। आई होप आपको विजिबल है।
देखिए, आई नेवर हैव हर्ट एनीबडी एंड नेवर, बताइए क्या होगा यहाँ पे? मैंने किसी को हर्ट नहीं किया और नहीं करूँगा, तो यहाँ पे क्या होगा या करूँगी, विल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका एक्शन होगा वो क्या होगा, फ्यूचर का होगा। तो यहाँ पे अब क्या होगा आपका नेक्स्ट, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, विल होगा। शी शुड नॉट एंड मस्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए, शी शुड नॉट एंड मस्ट, बिल्कुल सही बताया आपने, यहाँ पे हेल्प आएगा। क्यों आएगा हेल्प, क्यों आएगा ये भी बताइए आप? क्योंकि अभी अभी मैंने बताया जो मॉडल वर्ब होती है उनके साथ आपका V1 लगता है, ठीक है ना, इसीलिए ये आएगा। नेक्स्ट है डैश आई नो इट, डैश आई नॉन इट, आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड यू। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, बिल्कुल सही, यहाँ पे हैव आएगा। हैव क्यों आएगा, आई के साथ हम हैव यूज करते हैं। और देखिए यहाँ पे कोई और ऑप्शन होता तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे V3 है और V3 आपका हैज हैव हैड के साथ आता है ना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, हैव होगा। आई के साथ हैव यूज होता है, ही शी इट के साथ हैज यूज होता है, क्लियर। और आई वी यू दे के साथ आपका हैव यूज होता है, और हैड आपका सबके लिए यूज होता है, क्लियर। आई होप इनसे रिलेटेड आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। जीतू डैश वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यूज टू, उसकी हैबिट है ये, ठीक है, तो क्या आएगा, यूज टू आएगा। डैश ही नीड हिज हेल्प, यहाँ पे क्या आएगा, बिल्कुल, शायद आप आंसर कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर पाए थे या नहीं कर पाए थे। नहीं कर पाए थे तो वीडियो को फिर से देख लेना, आप इनके आंसर कर पाएंगे। यहाँ पे ही यूज़ हुआ है भाइयों बहनों, और ही यूज़ हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डज यूज़ करेंगे, क्योंकि ही आपका सिंगुलर है। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ आपकी सिंगुलर वर्ब आती है, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, जिसे हम V5 कहते हैं, क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसेंजर्स डैश नॉट स्पीक इनसाइड द प्लेन, क्या आएगा यहाँ पे, बताइए जल्दी। बिल्कुल सही, यहाँ पे आएगा मे नॉट, ठीक है। उन्हें जो है इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, जो प्लेन्स हैं, सॉरी जो पैसेंजर्स हैं वो प्लेन के अंदर नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मे नॉट स्पीक इनसाइड द प्लेन, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका मीजल्स डैश बी क्वाइट डेंजरस, तो ये एक बीमारी है, तो ये क्या है, डेंजरस हो सकती है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, बताइए। बिल्कुल डेंजरस है, तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, जब हाईएस्ट पॉसिबिलिटी होती है आपकी तो हम मे यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द वार्निंग बेल्स, द वार्निंग बेल्स डैश सेवरल टाइम्स बिफोर एनीवन रिलीज्ड द डेंजर। अब इसके ऑप्शंस पे हम चलते हैं, ठीक है, इसके लिए आपको रुकना पड़ेगा एक सेकंड। ऑप्शंस ये रही आपके सामने, ठीक है, तो थोड़ा लाइट है बट आपको दिख रहे होंगे, वॉज रिंगिंग, हैड रंग, हैड रैंग, या फिर क्या होगा, वुड हैव रंग। तो मैंने आपको बताया था हैज हैव हैड के साथ क्या यूज होता है, V3 यूज होता है, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी, नेक्स्ट है ऑल्दो ही स्टडीड वेरी हार्ड ही डैश पास द एग्जाम, तो यहाँ पे क्या होगा, हालांकि उसने मेहनत की है बट क्या होगा, ही डज नॉट पास द एग्जाम, वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, और ही के अकॉर्डिंग क्या यूज होगा, डज ही यूज होगा वैसे भी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, डैश यू लाइक टू रीड हिज स्पीच, यहाँ पे क्या होगा, जब हम किसी से इस तरह का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है आपका, बिल्कुल ये इजी क्वेश्चन था, वुड यूज होता है, वुड यू लाइक टू टी और कॉफी, इस तरह से
तो और यहाँ पे पूछा है वुड यू लाइक टू रीड हिज स्पीच, तो जब हम इस तरह से ऑफर करते हैं तो वहाँ पे वुड यूज होता है। नेक्स्ट है आई एम द ओनली मैन इन द वर्ल्ड हु डैश पेंट अ पिक्चर सो ट्रू टू लाइफ। बताइए यहाँ पे क्या होगा। आई एम द ओनली मैन इन द वर्ल्ड हु डैश पेंट द पिक्चर। क्या आंसर रहेगा आपका यहाँ पे? बिल्कुल बताइए। बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे होगा क्या? विल पेंट अ पिक्चर सो ट्रू टू लाइफ। नेक्स्ट है द डिपार्टमेंट हैज डैश अ कंप्लेन अगेंस्ट मिस्टर बख्शी। बताइए। तो देखिए जो कंप्लेंट्स होती हैं वो एक्सप्रेस नहीं होती, इन्फॉर्म नहीं होती, नोट्स नहीं होती, वो रजिस्टर्ड होती हैं। ये भी अगेन इजी क्वेश्चन था, तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका? बी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है ये बताइए ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब ये कौन सा टेंस है? आई होप टेंस आपको क्लियर हो, और नहीं है तो आप कमेंट्स कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम एक मोटे मोटे तौर पर जो मैं आपको टेंस करवा दूंगी, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने ना आए। तो देखिए हैज़ बीन है, जब हैज़ ओनली हैज़ हो तो परफेक्ट में चला जाता है। हैज़ बीन प्लेइंग, तो ये आपका क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये बताइए, एरर बताना है। ऐसे क्वेश्चन में आता है मजा, यहाँ पे पूरी ग्रामर दिखती है आपकी। गुलिवर्स ट्रेवल्स आर द मोस्ट फैसिनेट स्टोरी दैट आई हैव एवर रीड। बताइए यहाँ पे किस पार्ट में एरर? बताइए किस पार्ट में एरर है? देखिए गुलिवर्स ट्रेवल, तो यहाँ पे जो एरर है वो आपका है किस में? आर में। क्योंकि जो गुलिवर्स ट्रेवल्स है ये आपका एक बुक है, और एक बुक है तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब हम क्यों यूज करेंगे? ठीक है ना, तो यहाँ पे ए पार्ट में आपका एरर है। नेक्स्ट है नन ऑफ द एप्लीकेंट्स हैव टर्न्ड अप फॉर द इंटरव्यू ऑन टाइम। तो यहाँ पे क्या होगा? 15 में बिना टाइम वेस्ट के मैं बता देती हूँ, आप इसको समझ लेना। यहाँ पे आपका हैव होगा। क्यों होगा? क्योंकि नन ऑफ द एप्लीकेंट्स, यानी कि कोई भी एप्लीकेंट्स नहीं, एप्लीकेंट्स में से किसी की भी बात नहीं हो रही है, मतलब किसी एक पर्सन की बात हो रही है। ठीक है, मतलब एक भी नहीं उनमें से, तो एक की बात हो रही है, एक भी नहीं, तो हैज आना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है ना, यही आपका करेक्शन है। नेक्स्ट है पुअर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट इज द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। मतलब आपका पुअर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट ये जो है आपका एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो यहाँ पे बताइए क्या होगा? आई होप आप समझ गए होगे। एंड से कनेक्ट है भाई, ये एंड से कनेक्ट है, तो दो बातें हो रही हैं, और दो बातें हो रही हैं तो वहाँ पे इस थोड़ी ना आएगा। क्या आएगा? आर आएगा आपका। क्लियर? आई होप आप क्वेश्चन कर पा रहे होंगे, मुझे नहीं पता, आप बताएंगे बाद में, कमेंट जरूर करना। माई एल्डर सिस्टर एंड आई एम इंटरेस्टेड इन पेंटिंग एंड देयरफॉर हैव जॉइंड द कोचिंग क्लास। यहाँ पे बताइए क्या होगा 18 में? बिल्कुल माई एल्डर सिस्टर एंड, तो यहाँ पे देखिए आई एम नहीं होगा, आई के बाद यहाँ पे आर होगा, हम दोनों, है ना। माई एल्डर सिस्टर एंड आई आर इंटरेस्टेड, मतलब हम दोनों इंटरेस्टेड है ना पेंटिंग में। क्लियर? तो यहाँ पे वो वाला एम नहीं था, मतलब कि आई है तो आई के साथ एम आएगा, यहाँ पे वो वाली सिचुएशन नहीं थी। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस भी हम बात करेंगे। द आरबीआई विच मॉनिटर्स बैंकिंग ऑपरेशन डू नॉट हैव द रिसोर्सेज टू कैरी ऑन इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो। यहाँ पे बताएंगे आप क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है अगर हम बात करें इसमें आरबीआई, जो आरबीआई है आपका, अगर हम बात करें ये सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर है ना, सिंगुलर नंबर को डिनोट करता है। तो यहाँ पे हम अगर हम बात करें तो डू नॉट नहीं आना चाहिए था। ठीक है, सिंगुलर है तो अभी तो बताया सिंगुलर बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? उसको वी5 बनाना पड़ेगा, है ना।
एस या एस लगेगा, तो डू की जगह यहाँ पे डज आना चाहिए था, डज नॉट हैव। ठीक है, क्लियर? क्लियर हो रहा है ना? हो रहा होगा, बिल्कुल। अब यहाँ पे आपको बताना है नेक्स्ट में कि इम्प्रूव द बोल्ड पार्ट। अच्छा, जो बोल्ड पार्ट है, जो आपको बिल्कुल ब्लैक दिख रहा है, उसको जो है इम्प्रूव करना है, अगर ज़रूरत हो तो, इफ़ नीडेड। अदरवाइज आप लास्ट ऑप्शन को चुन सकते हैं। द स्मॉल चाइल्ड डज वट एवर हिज फादर वॉज डन। तो यहाँ पे क्या आएगा 20 में? तो यहाँ पे छोटा बच्चा वही करता है ना जो उसके पापा करते हैं। ऐसा थोड़ी कहेंगे जो उसके पापा करते थे वॉज डन, तो किसी तरह से भी सही नहीं है, तो आपका यही गलत है। और इसके साथ क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर? सी आ जाएगा। जो उसके पापा करते हैं वही छोटा बच्चा करता है। क्लियर? नेक्स्ट है वी हैव नॉट अटेंड एनी क्लास सिंस द टर्म बिगिन। तो देखिए यहाँ पे वी के साथ हैव लगा है, ठीक है, नॉट अटेंड, तो यहाँ पे कहीं से भी कोई भी एरर नहीं है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, मोर देन वन पर्सन वॉज किल्ड इन द एक्सीडेंट। मोर देन मतलब एक से ज्यादा पर्सन जो है उसमें क्या हो गए? मारे गए। तो एक से ज्यादा हैं, बिल्कुल क्लियर बोल रहा है, मोर देन वन, एक से ज्यादा हैं। एक से ज्यादा है तो हम वॉज क्यों लगाएंगे? वॉज तो आपका सिंगुलर होता है ना, हम क्या लगाएंगे? हम वर लगाएंगे। क्लियर? और वर आपका फर्स्ट ऑप्शन में है ना? क्लियर हो गया होगा? नहीं हुआ हो तो प्लीज इसको रिपीट कर देना, रिपीट कर लेना वीडियो को। द पैसेंजर हैव फॉर्म्ड क्वी एट द बैंकिंग काउंटर मच बिफोर अ ट्रेन अराइव। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हैव की नीड नहीं है, जो पैसेंजर हैं वो लाइन बनाकर खड़े होंगे वहां पे, राइट, काउंटर पर ट्रेन आने से पहले। तो हैव की नीड यहाँ पे नहीं है, तो आपका राइट आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, अ पेयर ऑफ शूज हैव बीन। अब देखिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। पेयर ऑफ शूज, जो पेयर ऑफ शूज होता है ना, उसे हम क्या मानते हैं? हम उसे सिंगुलर ही मानते हैं। तो हैव बीन नहीं होगा, ये आपका हैज बीन होगा, यानी कि राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, एवरीबडी हु फिनिश्ड राइटिंग कैन गो। तो यहाँ पे देखिए फिनिश्ड की जगह आप क्या लगाएंगे? यहाँ पे एवरीबडी। एवरीबडी, देखिए एवरीबडी, ईच, इन सब के साथ सिंगुलर लगता है, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? हैज फिनिश्ड। ठीक है, तो क्वेश्चंस हमने क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, कंटेंट भी कर लिया है, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लियर? और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर देना। वीडियो लंबी हो चुकी है, मैं नहीं चाहती थी, लेकिन बट फिर भी हो गई। सो कोई बात नहीं, आपके फ़ायदे में है, आपके भले में है। सो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और इससे आपको कितनी हेल्प मिल पा रही है, ये भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।